के रिगार्डिंग सर्जरी माने कि अब बहुत सारी एडवांसमेंट हो रही है, एम्बोलाइजेशन का नाम सामने आता है, लोग एम्बोलाइजेशन को थोड़ा समझने और जानने भी लगे हैं, और इसके रिगार्डिंग कि वो क्या क्योर कर देता है, उसकी क्योर सारे के सारे पेशेंट क्योर हो जाते हैं, और इसके अलावा आपके और कौन से सर्जरी के ऑप्शन आपके सामने खुले रहते हैं और आपको पुश किया जाता है सर्जरी के लिए, और उसकी क्या रिकरेंस है या नहीं है, कितने पेशेंट उससे क्योर होते हैं या नहीं होते, उस सब के बारे में आज बात करूंगा। क्योंकि पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि सर हमें तो सर्जरी रिकमेंड कर दिया, हम फलाना डॉक्टर, इतने बड़े डॉक्टर से मिले, उन्होंने हमें सर्जरी रिकमेंड कर दी है, इन्होंने हमें सर्जरी रिकमेंड कर दिया, आप कैसे आयुर्वेद में ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो मैं थोड़ा अपने ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा, बट पहले सर्जरी के बारे में बात कर लेते हैं। क्योंकि आपके पास जो ऑप्शन खुले हैं वो 4 चीज़ों के खुले हुए हैं। सबसे पहले तो होता है ओपन सर्जरी, जो बहुत नॉर्मल है, हर कोई डॉक्टर कह देता है सर्जरी करा लो, आपकी नसें काट के बांध देंगे, वहाँ पर ब्लड का फ्लो नहीं होगा और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है। फिर सेकंड सर्जरी आती है माइक्रो सर्जरी, जिसमें वो कहते हैं कि एक जहाँ पर प्रॉब्लम है उसी नस को पकड़ेंगे, उसी नस को बांधेंगे और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद आती है लैप्रोस्कोपी। लैप्रोस्कोपी भी कहते हैं कि सेम वही, कि मतलब जाएंगे, आपकी छोटी सी ऊपर से डालेंगे और उस नस को जो है वो खोल के बांध देंगे। अब लास्ट बात करते हैं एम्बोलाइजेशन, जिसका बहुत थोड़ा आजकल जैसे मैं बोलूँ कि बहुत ज़्यादा फैशन में भी है, वेरिकोसील के पेशेंट जानने भी लग गए हैं एम्बोलाइजेशन के बारे में, तो अच्छी बात है। देखो, जब मैं बीमार होता हूँ तो मैं उसके बारे में जानूंगा, और जानना पेशेंट का हक भी है। अगर आपको नहीं पता है वेरिकोसील आपको है, या आपको पता भी है कि वेरिकोसील है और उसके बाद में आप उसकी नॉलेज ले रहे हो, तो वो बुरी चीज़ नहीं होती मेरे हिसाब से। अगर आपके पास चीज़ें जो भी आपके ऑप्शन खुले हुए हैं, चाहे सर्जरी, चाहे मेडिकल ट्रीटमेंट, चाहे नॉर्मल होम्योपैथ ट्रीटमेंट, चाहे आयुर्वेद ट्रीटमेंट, वो आपके सामने खुले हुए हैं। बट अगर आप सर्जरी को एक तरीके से देखा जाए कि मैं करवाना नहीं चाहता, या मैं कुछ इस तरीके से आपके थॉट प्रोसेस आते हैं, उसके पीछे भी बहुत अलग अलग रीजंस है। वो इसलिए कि सर्जरी को एक तरीके से देखा जाए तो हमारे इधर हवा भी बनाया जाता है, और दूसरा क्या है कि सर्जरी ज़रूरी नहीं है सक्सेसफुल हो। क्योंकि जब भी आप सर्जरी करवाने जाते हैं ना, उससे पहले आप एक फॉर्म ज़रूर भरते हैं, और फॉर्म में लिखा होता है कि अगर सर्जरी सही हुई तब भी हम जिम्मेवार हैं, नहीं सॉरी, अगर सर्जरी सही हुई तब भी हम जिम्मेवार नहीं हैं, अगर सर्जरी सही नहीं भी हुई तब भी हम जिम्मेवार नहीं हैं। ये डॉक्टर्स कंसेंट साइन करवाते हैं, हर पेशेंट से करवाता है। तो वो एक अलग पार्ट में चले गए, जगह पे चले गए। बट अब आपको एम्बोलाइजेशन के बारे में बता देता हूँ। एम्बोलाइजेशन जो होती है वो बेसिकली आपका एक तरीके से कैथेडर से होती है। कैथेडर माने कि छोटी सी एक इंस्ट्रूमेंट, पतला सा इंस्ट्रूमेंट, जो आपके स्क्रोटम होता है ना, स्क्रोटम के साइड से डालकर उस वेन में देखी जाती है जहाँ फुलावट होती है। उसमें बहुत सारे अलग अलग स्कैन्स होते हैं, एक्सरे भी इंक्लूड होता है उसमें। एक्सरे करके वो बताते हैं कि कहाँ पर कौन सी पोजीशन पे डायलेशन ज़्यादा है, तो उसी वेन के अंदर डाल के उस वेन को बंद करते हैं। बट हर सर्जिकल चीज़ों में हम ये नोटिस जरूर करते हैं कि सारी की सारी सर्जरीज जो है वो आपकी उस नस को बंद करना चाहती है। अब समझो, जो सर्जरी आपके उन नस को बंद करना ही चाहती है, तो वो परेशानी का क्या हुई? परेशान तो पहले ही थे, वो नस तो पहले से थोड़ी सी ब्लॉक थी ना, वो ही नस को वो बंद करना चाहते हैं। अब वो बंद करना चाहते हैं जिससे ब्लड का फ्लो किसी और नस से जाना चालू हो जाए, या किसी और वेन से जाना चालू हो जाए। उनकी थ्योरी ये रहती है कि अगर हम ये वाली वेन को बंद कर देते हैं या हटा देते हैं, तो ब्लड का फ्लो जो है वो उस वेन से जाना चालू कर दे जो फिट है। ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्राइटेरिया क्या होता है? होम्योपैथ तो चलो एक अपार्ट, उनका ट्रीटमेंट एक कॉन्स्टिट्यूशनल और सिम्टोमेटिक अलग अलग चलता है। बट आयुर्वेद का मैं अपना ट्रीटमेंट जो बता दूँ, हमारा ट्रीटमेंट क्या करता है? हमारा ट्रीटमेंट किसी भी नस को बांधता नहीं है, किसी भी नस को ब्लॉक नहीं करता, किसी भी आपकी वेन को के ब्लड के फ्लो को रोकना नहीं चाहता। हम ये चाहते हैं कि आपकी रिकवरी आपसे खुद ही हील हो। क्योंकि एक हमारी बॉडी का बहुत अच्छा फिनोमेना है, और अच्छा फिनोमेना है कि वो हीलिंग करता है, किसी भी पार्ट को हील करता है। जैसे लीवर अपने आप ही जनरेट हो जाता है, अगर वो ख़राब हो रहा है तो खुद को ठीक करना चालू कर देता है। ऐसी चीज़ें हमारी बॉडी खुद से ही रिपेयर करना स्टार्ट करती है। मैं ये नहीं कहता कि वेरिकोसिल ऐसे ही रिपेयर हो जाता है, कुछ ना करो तो रिपेयर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट इसके लिए मेडिसिन्स लगती हैं। अब हमारा ट्रीटमेंट क्या करता है कि आपकी बॉडी में एक वेन फूल रही है, हमने वहाँ का ब्लड का फ्लो बेटर करना है। खून का भाव अगर सही हो गया तो वो आपका वेरिकोसील धीरे 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 करके
आपकी नॉर्मल जो वेन का साइज होता है 1.5 mm टू 2 mm, उस mm तक पहुंच जाए, और वालसवा और प्रेशर जनरेट करने पे, जब हम नीचे की तरफ प्रेशर जनरेट करें या खांसी करें, तब उस कंडीशन में वो मोटी ना हो, वहाँ पर कोई ब्लॉकेज या रुकावट ना है। ये एक फंडा है जिसमें हम कहते हैं कि ये दिक्कत आपको टेस्टिकल्स एट्रोफी ले जाएगी, ये दिक्कत आपको बहुत अलग अलग चीज़ें दिखा देगी, आपका स्पर्म काउंट लो कर देगी। ये बहुत अलग अलग रीजंस होते हैं कि जो एक नॉर्मल वेरिकोसील का पेशेंट इतनी जगह से गूगल पे पढ़ के आ ही रहा होता है। बट ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें आपको सफ़र करनी पड़े, क्योंकि वेरिकोसील के पेशेंट के साथ ज़रूरी नहीं होता कि वो ये सारी चीज़ें सफ़र करे। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हमारे पास भी आते हैं जिनकी 4 mm तक होती है, लेफ़्ट साइड में 4 mm की वेरिकोसील पड़ी है, बट उनको कुछ है ही नहीं, स्पर्म काउंट नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा क्या होता है कि उनको कॉम्प्लिकेशंस होती है कि मेरे टेस्टिकल छोटे हो रहे हैं। वो हैंगिंग के टाइम छोटे बड़े दिखते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे टेस्टिस छोटे हो रहे हैं। अब वो स्कैन में जाओ तो वॉल्यूम सही आ रहा होता है, टेस्टिस का साइज़ सही आ रहा होता है, बट उनको लगता है ये छोटे हो रहे हैं, एट्रोफी हो रही है। एट्रोफी ऐसे नहीं होती है। अब मैं बोलूँ सब पेशेंट को एट्रोफी नहीं होती है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको पता भी नहीं होता कि वेरिकोसील है, बट वो पूरी उम्र काट जाते हैं। तो ये कोई दिक्कत थोड़ी ना है, बट आपका दिमाग आपको ये कह देता है कि ये दिक्कत है। आप गूगल पे पढ़ते हैं, मेरे जैसे डॉक्टर्स की 5-6 वीडियो देखते हैं, उसके बाद ये डिफाइन कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ें तो मेरे साथ हो रही हैं, और उसके बाद अपने ऊपर सवाल खड़े कर देते हैं, जैसे क्वेश्चन मार्क, कि ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो रही है, अब मैं इसको क्या करूं, अब इससे जल्दी क्योर होना है, मेरी शादी है अगले हफ्ते और मेरे को अभी कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो आप क्या करते हैं कि एक बारी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि सर्जरी ही इसका लास्ट ऑप्शन है, इसके अलावा आपके पास और कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप उसको समझ लेते हैं बिल्कुल करेक्ट कि सर्जरी ही मैं कराऊँ जिससे मैं ठीक हो जाऊँ, बट सर्जरी में रिकरेंस है। सर्जरी आपको ये नहीं कहता कि आप ठीक हो जाओगे। आप अगर गूगल पे करोगे ना इसके ऊपर, क्योंकि जैसे आप मेरी वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे सर्च करते हो, वैसे कभी गूगल पे भी सर्च कर लेना कि रिकरेंस कितनी रहती है वेरिकोसील की सर्जरी की। हम वहाँ पर देखते हैं कि रिकरेंस है, क्योंकि सर्जरी के बाद भी पेशेंट हमारे पास आ रहे होते हैं कि उन्होंने एक बार सर्जरी करवा ली, उसके बाद दोबारा हो गया। अब उसके पास पैथी कौन सी बची, फिर वो कहता है कि चलो भाई हमने इतनी जगह ट्राई कर लिया, अब आयुर्वेद को भी ट्राई कर लेते हैं। वो आयुर्वेद ट्राई करने आया तो उसको रिकवरी मिली, जहाँ पर उसको रिकवरी मिली वो कहता है इससे पहले तो मैं पहले ही बेड ठीक कर लेता इससे, यहीं से ट्रीटमेंट में पहले मैंने 20,000 रुपये अलग लगाए, सर्जरी करवाई, दुख भी सहा, 1.5 हफ्ते का मैंने घर पे बिताए भी ठीक होने तक के, उसके बाद फिर दोबारा हो गया वेरिकोसील। ये सारी चीज़ें आपको दिक्कत देती है। मेरे हिसाब से पेशेंट की इंडिविजुअल चॉइस होती है, चाहे वो सर्जरी करवाए, चाहे वो आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले, क्योंकि कोई भी ट्रीटमेंट, कोई भी डॉक्टर आपको नहीं चाहेगा कि आपको दिक्कत आए। हर कोई डॉक्टर अंदर से फील यही लेकर चलता है, चाहे वो सर्जन हो, चाहे मेरे जैसा बीएमएस डॉक्टर हो, चाहे कोई भी एमबीबीएस डॉक्टर हो, चाहे और कोई होम्योपैथ फिजिशियन या बीएचएमएस हो। वो सब आपको यही चाहेंगे कि आपको आराम मिले, कोई नहीं चाहेगा कि आपको दुख मिले या आपको कोई आगे जाकर फर्दर दिक्कत आए। मैं ये नहीं कहता कि आप हमारा ट्रीटमेंट लें, एक बारी आयुर्वेद को ट्राई तो दे सकते हैं। इतनी सारी पैथीज देख ली, इतनी सारी चीज़ें कर ली, एक ट्राई तो दे ही सकते हैं। अगर बाई चांस आपको रिकवरी नहीं मिली तो लास्ट ऑप्शन तो आपके पास है ही ना, एंड लास्ट सर्जरी। तो ये सारी चीज़ें तो आपके पास लास्ट ऑप्शन है ही, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। वेरिकोसील को थोड़ा सा पॉजिटिव होकर एक बारी ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाए, चाहे वो कोई सा भी हो, मतलब होम्योपैथ के पास जाना चाहो तो होम्योपैथ के पास भी जा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है, कोई हिट एंड स्टिक रूल नहीं है किसी भी चीज़ के लिए। तो अगर आप वेरिकोसील को समझ रहे हैं, अपने अपने सिम्टम्स को समझ रहे हैं, तो अब उसके ऊपर आप जांच भी करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप इसके बारे में सोच रहे हैं तो अपना साइड बाय साइड सीमन एनालिसिस करा ले। सीमन एनालिसिस में कोई ऐसा तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, ये चीज़ों को आप खुद समझ सकते हैं। आप अपनी स्कैन करवा सकते हैं, और कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे आपका वो नॉर्मल, अगर आप होम्योपैथ ट्रीटमेंट ले रहे हैं, चाहे आप आयुर्वेद ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो अपने 25 डेज़ के बाद अपना एक सीमन एनालिसिस करवाएं। एक ट्रीटमेंट से पहले करवाएं और एक ट्रीटमेंट के चलते चलते, मतलब कॉन्टीन्यूस वे में बीच में कभी भी करवाएं। उससे बस हमने यही चेक करना होता है कि हमारा काउंट स्टैटिक है, बढ़ रहा है, हमारी मोटिलिटी बढ़ रही है, पहले से थोड़ी इंक्रीज़ हुई है, तो इट मीन्स कि वो राइट वे हो सकता है। इट मीन्स कि ब्लड का फ्लो जो है वो सही बेटर हो रहा है। इट मीन्स कि आप में थोड़ी प्रोग्रेस दिख रही है। और अगर आपको कुछ समझ आया हो सर्जरी के बारे में, मैं वैसे सर्जरी का एक पूरा अलग से आपको बता दूंगा कि 4 सर्जरी में होता क्या क्या है, तो थोड़ा आपको भी आइडिया हो जाएगा और ये भी पता चलेगा कि सर्जरी बेटर है या सर्जरी नहीं है। इसके लिए एक नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा, वो थोड़ी और ज़्यादा
बड़ी बनेगी, क्योंकि उसमें हर एक चीज़ को मेरे को डिफ़ाइन करना पड़ेगा। उसको वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। बट उससे पहले अगर आपको इससे कुछ समझ आया हो, कुछ जानकारी मेरी मिली हो कि सर्जरी सही है या नहीं, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे मेरे को कॉल भी कर सकते हैं, और मेरे को नीचे ही यूट्यूब पे कमेंट भी कर सकते हैं, और अपनी रिपोर्ट्स को व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्या पता मेरी साइड से कोई राइट सॉल्यूशन निकला है और अपनी वेरिकोसील से निजात पा सकते हैं।